हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने किंगडम मोनेरा के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। किंगडम मोनेरा में देखा था कि जो यू बैक्टीरिया हैं, डार्की बैक्टीरिया हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं और उन्हें किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर और उनके शेप के बेसिस पर, ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स उनके फ्लैजिला के बेसिस पर उन्हें किस तरीके से क्लासीफाई किया गया था, ग्रुपेड किया गया था। और इसके साथ साथ देखा था कि बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पर उन्हें किस तरीके से 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। इन सारी चीज़ों के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, दैट इज़ किंगडम मोनेरा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस थिंग्स को इंक्लूड करते हुए कि यहाँ से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि ये 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी को लेकर हम आए हैं। यहाँ से क्लास 11th के सभी एग्ज़ाम तो आपके क्लियर ही होंगे, ठीक है। क्लास 11th के जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, एंड इसके साथ साथ KBS, NBS, PGT और TGT में भी क्वेश्चन आपके NCERT से आते हैं। इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम जो भी लाइक B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम, UPSC के एग्ज़ाम, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको NCERT के देखने को मिलेंगे। तो जो 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी है, ठीक है, NCERT, उसको आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि कितना कंपटीशन है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी आपका कुछ छूटे। तो आपने हायर लेवल का अच्छे से पढ़ लिया है, उसके साथ साथ आप 11th की NCERT को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। देखेंगे कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या हैं। ओके, हमारी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप नोट्स रख लीजिए और अपनी 11th NCERT की अगर आपके पास बुक है तो उसे भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो भी मैं इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊं उन्हें आपको अंडरलाइन करते चलना है। ओके, सो लेट्स नाउ, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, इसमें सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्लेस किया गया है, मींस सिंगल सेल्ड एनिमल्स। जितने भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी के पास क्या होगा, केवल वो 1 सेल से बने होंगे। दैट मीन्स दे हैव ओनली 1 सेल, ठीक है, दे हैव ओनली 1 सेल एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म इट्स, यानी कि उनके पास केवल एक सिंगल सेल है, उसी में उनकी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होंगी। तो उन सभी को ऐसे ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज़ ये सभी के सभी ऑलमोस्ट जो है एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन वाटर में भी हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एक्सक्लूसिव मरीन है या फिर एक्सक्लूसिव फ्रेश वाटर है। तो ये एक्सक्लूसिव मरीन नहीं है, ठीक है, ये एक्वाटिक हैं और ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं एंड मरीन वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो है कि ऑल ऑर्गेनिज्म क्या है, फोटोसिंथेटिक हैं, मींस इनके पास अपना क्लोरोफिल है जिससे ये अपना खुद का फूड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्रोटिस्टा के, वो या तो फिर फ्री लिविंग होंगे, ठीक है, या तो फिर वो क्या होंगे, फ्री लिविंग होंगे, या फिर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे, या फिर वो पैरासिटिक होंगे, ठीक। पैरासिटिक होंगे दैट मीन्स वो या तो एक्टो पैरासाइट होंगे या तो फिर इंडो पैरासाइट होंगे, मीन्स कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये होंगे उसे हम होस्ट कहेंगे और इन ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहेंगे। तो अगर ये अपनी होस्ट सेल से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं तो हम इन्हें पैरासाइट कहेंगे।
और बहुत से ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो म्यूचुअल में रहते हैं, दैट मीन्स ये म्यूचुअल एसोसिएशन शो करते हैं एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन को शो करते हैं, यानी कि दोनों में से किसी भी होस्ट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं होगा। ऐसे एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, जो ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी भी तो बनाएंगे, अपनी प्रोजेनी को इन्हें मेंटेन करना है, तो इसके लिए ये मोस्टली आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन को शो करेंगे, ठीक है। नाउ जो प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, जो प्रोटिस्ट हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, सेल्फ यूज़ करेगी और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर देन आफ्टर जाइगोटिक सेल्स अपने आप को डिवाइड करेगी एंड होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। होल ऑर्गेनिज्म का एक ही सेल है, वही डिवाइड करके एक न्यू सेल बना लेगी, ठीक है, और उसी सेल में सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होंगी, क्लियर। उसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि ये सभी नहीं, सम हैव फ्लैजिला, क्या है, कुछ के पास फ्लैजिला देखने को मिल सकता है और कुछ के पास सिलिया, मीन्स लोकोमोशन भी इनमें देखने को मिलता है, ठीक। तो ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि या तो इनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होगा या फिर इनके पास सिलिया होंगे, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, एंड क्राइसोफाइट्स को इंक्लूड किया गया है, इसके साथ साथ यूग्लिनॉइड्स को इंक्लूड किया गया है, एंड स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोन्स को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ने को मिलता है, ठीक है, प्रोटोजोन्स। इसके साथ साथ डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स को भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है तो उनके बारे में देखेंगे, और यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, इन क्लासेस को और इन फाइलम को इसमें इंक्लूड किया गया है। सो लेट्स नाउ सबसे पहले देखते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। नाउ जो क्राइसोफाइट्स हैं इन्हें हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर क्राइसोफाइट्स आल्सो नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, इन्हें हम प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितने भी क्राइसोफाइट्स हैं ये वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, यानी कि इनके मूवमेंट में इनकी अपनी खुद की किसी भी तरीके की एनर्जी का लॉस नहीं होता है, यानी कि इनके मूवमेंट के लिए एटीपी को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, प्लैंक्टॉन कहेंगे। जबकि प्लैंक्टॉन के अलावा क्या होते हैं, न्यूस्टॉन होते हैं, बेंथोस होते हैं, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूस्टॉन होते हैं, न्यूस्टॉन भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, अपनी यूट्यूब एटीपी को यूज़ करके वाटर करंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी कि जिस दिशा में जलधारा जा रही है, वाटर करंट जा रही है, उससे अगेंस्ट ये मूव करते हैं, तो फिर इन्हें अपनी एटीपी को यूज़ करना पड़ता है, उन्हें हम न्यूस्टॉन कहते हैं। बट प्लैंक्टॉन्स की बात करें तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, क्लियर। एंड जो क्राइसोफाइट्स हैं ये इनकी जो सेल वॉल होती है ये सिलिका की बनी होती है और ये सोप लाइक बॉक्स की तरह होती है, ठीक है, ये सोप लाइक बॉक्स की तरह होती है। जो आउटर अपीयरेंस होती है वो कुछ सोप लाइक बॉक्स की तरह ऐसे फिट होती है, ठीक, और ये बनी किसकी होती है, तो ये सिलिका की बनी होती है, ठीक है, ये सिलिका की बनी होती है। इसीलिए जब इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है तो इनके डेड होने के बाद जिस भी एरिया में ये पाए जाते हैं वहाँ पर इनकी सेल वॉल का क्या हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशंस इन देयर हैबिटेट। इनके हैबिटेट में जब ये डेड हो जाते हैं तो इन्हें इनकी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है। मीन्स इनकी डेड होने के बाद सिलिका की इनकी सेल वॉल बनी है तो वहाँ पर इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है और कुछ समय के बाद क्या होता है, सिलिका वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। मिलियंस ईयर आफ्टर, बहुत बिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जहाँ पर
डायटोम्स की डेड होने के बाद इनका एक्यूमुलेशन होता है, किसका, इनकी सेल वॉल का, इनकी डेड बॉडी का। वहाँ पर जो चट्टान लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है, ठीक है, टीले लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है, उसे हम डायटम्स अर्थ कहते हैं, या फिर हम इसे किशल घर भी कहते हैं। इसके अलावा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है, जो कि क्या है कि जो इनकी डायटोम्स और द डायटम्स और द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो क्राइसोफाइट्स हैं या जो डाइटम्स हैं, जिन्हें हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ये क्या हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, या टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, दैट मीन्स इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ओशियन में एनर्जी या फिर एनर्जी फॉर्मेशन में, ठीक है, क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट इज डाइनोफ्लेजिलेट्स। जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं, इनके मीनिंग से स्पष्ट हो रहा है कि डाई मीन्स दो और फ्लेजिलेट्स मीन्स इनके पास फ्लेजिला हैं। दैट मीन्स डाइनोफ्लेजिलेट्स हैव 2 फ्लेजिला, ठीक है, इनके पास मूवमेंट करने के लिए क्या है, 2 फ्लेजिला हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक, ये क्या है, मोस्टली सभी के सभी डाइनोफ्लेजिलेट्स कैसे हैं, मरीन है, मीन्स एक्वाटिक है, एक्वाटिक में भी कैसे हैं, मरीन है। एंड इनके पास जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, येलो, ब्राउन, ब्लू या फिर रेड कलर के। क्यों? क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के साथ साथ जो कलर पिगमेंट है वो भी प्रेजेंट होता है। दे हैव आल्सो पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल। नाउ द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो इनकी सेल वॉल है, जो आउटर सरफेस है, उनमें क्या होता है, स्टिफ सेलुलोज प्रेजेंट होती है, यानी कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और मोस्टली इनके पास 2 फ्लेजिला होते हैं। एंड वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। दिस इज पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस लाइन को याद रखना है कि जो फ्लेजिला 2 प्रेजेंट हैं, ठीक, वो एक ऐसा प्रेजेंट है ट्रांसवर्सली है, ठीक है, और एक ऐसा है लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्सली है, इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सली, ये आपका लॉन्गिट्यूडनली, ठीक। तो इनके पास जो 2 फ्लेजिला हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एंड जो सेकेंड है वो ट्रांसवर्सली होता है। और ये कहाँ से अपीयर होते हैं, जो सेल वॉल है वहाँ की प्लेट से ये फ्लेजिला अपीयर होते हैं, और ये फ्लेजिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट इज रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स। रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स किसे कहते हैं, ग्वाइनाइलैक्स को रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव रेड पिगमेंट, ठीक है, इसके पास रेड पिगमेंट होता है गोनोलैक्स के पास। गोनोलैक्स क्या करता है कि ये रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है, जहाँ भी ये मरीन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये अपनी कॉपीज़ को बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करता है, यानी कि बहुत जल्दी ये सेल डिवीजन कर लेता है, और क्या करता है, वहाँ पर एक रेड टाइड्स को फॉर्मेशन कर देता है, मीन्स वहाँ पर एक रेड कलर की पट्टी का ऐसे फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, जब इनकी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस हो जाती है तो उस वाटर में ये टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं जो कि अदर एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे कि फिशेस। वहाँ पर जो भी फिशेस प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? तो आपको गोनोलैक्स को अच्छे से रिमेंबर करके रखना है कि गोनोलैक्स एक डाइनोफ्लेजिलेट है जो कि रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है सी में, ठीक है, समुद्र में रेड टाइड को फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ साथ ये अदर एनिमल्स को किल कर देता है, ये टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। आपको यहाँ तक अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। तो आपको पता है यूग्लिनोइड्स के अंतर्गत यूग्लिना आता है, ठीक। जो यूग्लिनोइड्स हैं लाइक यूग्लिना, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रेश वाटर में देखने का आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर में। और इसके साथ साथ जो यूग्लिना है इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है प्लांट्स एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक को शो करता है यूग्लिना, ठीक। और इसके पास क्या होता है, फ्लेजिला होता है, क्योंकि ये डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं, ये आपका यूग्लिना है, ठीक है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, ये आपका यूग्लिना है। इसके बाद बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की।
नाउ स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल. मीन्स स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं. ये डेड डिकेइंग पार्ट्स को इंगल्फ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइगोसाइटेटिस प्रोसेस. ठीक है, और फाइगोसाइटिक प्रोसेस क्या होती है? जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ से अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि जो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स होती हैं वो किस तरीके से फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस को फॉर्म करती हैं. मीन्स कि एक ही सेल है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, क्या करती, अपने अंदर पूरा होल ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं कि एक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जिसे पूरा ही अपने अंदर इंगोल्फ कर लेती है सेल. ठीक, तो उसी को हम कहते हैं कि ये फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस की हेल्प से अपने डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करके कर लेती है. ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये इनका भोजन ग्रहण करने का तरीका है. क्लियर. इसके बाद बहुत से स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब एक पास इकट्ठा हो जाते हैं अगर कोई डाइवोर्स कंडीशन आ गई. ठीक है, तो उसके बाद ये क्या, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं व्हिच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. ठीक, उसके बाद जब एक प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है, कैसी, एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. फिर जब इन पे सुइटेबल कंडीशंस आती है, ठीक, उसके तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं और स्प्रेड करने के बाद काफ़ी ऊंचाई तक भी चले जाते हैं. ठीक, और ये पूरा सेपरेट हो जाते हैं अर्थ पे. इससे क्या होता है कि इनकी पॉपुलेशन भी नहीं ख़त्म हुई, ये एक्सटिंक्ट भी नहीं हुए, और उसके बाद जब उनके सुइटेबल कंडीशन आती है तब ये क्या करते हैं, ये सर्वाइव करने लगते हैं. क्लियर. तो ये आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं. ये स्पोर्स आर डिस्पोर्स्ड बाय एयर करंट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं. एंड स्पोर का फॉर्मेशन करने के बाद क्या करते हैं, इनके स्पोर जो एयर करंट के साथ यानी कि हवा के साथ इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं. इसके बाद ये इनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि जर्मिनेट करके एक न्यू स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. क्लियर. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटोजोन्स के बारे में देखते हैं. नाउ जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स. जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है. ठीक है, सेल वॉल हमने कहाँ देखा, डायनोफ्लेजिलेट्स के पास थी. ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम थे, ठीक, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, जो जिन्हें हम गोल्डन एल्गी कह रहे थे. ठीक, डेस्मिड्स के पास. उसके साथ साथ यूग्लिना में हमने देखा सेल वॉल. ठीक, लेकिन अब प्रोटोजोवंस में किसी भी एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है एक्सेप्ट यूग्लिना. क्योंकि पैरामीशियम देखेंगे जिसके पास मूवमेंट के लिए सीलियाँ हैं तो उसके पास भी सेल वॉल नहीं है. तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं. सेल वॉल भी नहीं है इनका, अपने पास क्लोरोफिल भी नहीं है. तो अब ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे, है ना. अगर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे तो उसके लिए या तो फिर ये प्रीडेटर हो सकते हैं या फिर ये क्या होंगे, पैरासाइट होंगे. या तो ये प्रेडेटर होंगे या फिर ये पैरासाइट होंगे. दैट मीन्स ये अदर होस्ट से अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशन को टेकन करेंगे, लेंगे. उसके बाद दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अर्थ पर अगर सबसे फर्स्ट कोई यूकैरियोट सेल आई तो वो थे प्रोटोजोन्स. ठीक है, प्रोटिस्टा थे. अगर बात की जाए कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जो आए वो थे प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटोजोन्स थे, लाइक पैरामीशियम, अमीबा, ट्रिप्नोसोमा और एंटमीबा, हिस्टोलटिका, ये सभी ऑर्गेनिज्म आए. उसके बाद यही प्रोकैरियोटिक सेल्स धीरे धीरे इवॉल्व होके इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ. ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, फिर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बना, तब जाके एक कंप्लीट ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हुआ. तो अर्थ पर जो सबसे फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल आई वो थे प्रोटोजोन्स आपके. तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है. क्लियर. उसके बाद इसके अंतर्गत जो है टोटल 4 मेजर ग्रुप्स रखे गए. ठीक है, जैसे कि सीलिएटा हो गया, फ्लिजिलेटा है, और इसके बाद पैरासाइट है. ठीक है, स्पैरोजोआ है. तो स्पोरोजोआ, इन सभी को जब हम सेपरेटली किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है,
तब हम लोग जब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग सेपरेटली फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ हम देखेंगे कि प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत कौन सी 4 क्लासेस हैं, ठीक है। पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है, यूग्लिना किस में आता है, ट्रिपेनोसोमा किस में आता है, और जो पैरासिटिक हैं वो किस में आते हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। प्रोटोजोअन्स के एग्जाम्पल अमीबॉयड है, अमीबा है, ठीक है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, ट्रेपेनोसोमा, लिशमेनिया, एंटीमीबा हिस्टोलेटिका, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको दीज आर थिंग्स अच्छे से रिमेंबर करके रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।